कुछ लोगों की अपनी शादियां छूट गई, किसी के यहाँ अंतिम संस्कार किसी का होना था, वो जहाँ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम ये देखते हैं तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि किसी एक कंपनी को इतना बड़ा स्टेक नहीं देना चाहिए था? ये पहले से ही खतरे की घंटी थी और डीजीसीए या और एविएशन मिनिस्ट्री या कोई भी संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने इसे लगातार इग्नोर किया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस घटना से पहले इंडिगो का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा। वो एक अपनी रेपुटेशन के बेसिस पे इस लेवल पे पहुंचे। उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बहुत एक टॉप क्लास रेपुटेशन थी। जहाज़ वो नए नए रखते थे तो इन जहाज़ों की सफाई रख रखाव वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का था। और जैसे आप जानते हैं ना कि 2015 तक इंडिगो मार्केट लीडर रहा अपने रेपुटेशन के बेसिस पे। उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस की गुडविल इतनी थी कि साहब, अगर उसके सामने आप फुल सर्विस कैरियर के टिकट ले रहे हैं तो वो लो कॉस्ट कैरियर पे लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है फ्लाइट टाइम से जाएगी। सही बात। अब जो है बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो आपने सवाल उठाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके साथ कई इशू जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिगो का 65% मार्केट शेयर अपने आप इसलिए नहीं हो गया कि इंडिगो ने कुछ एफर्ट करा अच्छा। या सरकार की किसी पॉलिसी से हुआ। इंडिगो जिस टाइम 2006 में आई थी उस टाइम कई सारे ऑपरेटर्स थे। बिल्कुल। एयर इंडिया थी, स्पाइस जेट थी, जेट एयरवेज जेट बीच में थी, एयरवेज गो थी, एयर बीच में थी। किंगफिशर थी, गो बिल्कुल। एयरवेज थी। उधर विस्तारा आई, नई एयर एशिया आई, तो 7-8 ऑपरेटर थे। अब क्या हुआ है कि ऑपरेशनल रीजंस से पहले राउंड में तो 2006 से 2012-13 तक एक बड़ा कटथ्रोट कंपटीशन रहा। नया ऑपरेटर आया, उन्होंने प्राइस तोड़े, तो फेयर्स तो कम हुए पर इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑपरेटर्स की ख़त्म हो गई। अब फेयर बढ़ा नहीं सकते हैं, कॉस्ट बढ़े जा रही है, तो एक एक करके वो गायब हो गए। एक एक करके गायब हो गए तो अकेला इंडिगो जो है उस मार्केट में बचा रहा। ये उनकी एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग है और उनकी अपनी कॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से जीवित रहा। अब क्योंकि बाकी सारे चले गए तो मार्केट शेयर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इधर वो एयर इंडिया में कंसोलिडेशन हो गया, एयर एशिया, विस्तारा, वो सारी कंपनियां सब एक हो जो गई। हैं वो सब मिल गई, तो एक तरह से डुओपोली वाली सिचुएशन आ गई है। तो ये कोई इंटेंशनल नहीं है, पर क्या है कि इस पे जब एक स्टेज पे आप पहुंचे, तो जब ये स्टेज आई तो उस टाइम गवर्नमेंट को उसकी स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग को स्टिक करना था। अब ये जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी जो हालत आई है, अब सब कह रहे हैं कि साहब उनके पास क्रू की शॉर्टेज थी। हर ऑपरेटर डीजीसीए को अपने नए शेड्यूल के बारे में 2 से 3 महीने पहले इन्फॉर्म करता है कि हम ये हमारा ये विंटर शेड्यूल है, समर शेड्यूल है, और उसके लिए वो अप्रूवल देते हैं, तब वो शेड्यूल रिलीज होता है। कि आपको टाइम लगता है, लोगों को बुकिंग करनी है, सब करना है। अब जब डीजीसी के पास वो शेड्यूल था, उस टाइम उन्हें चेक करना चाहिए था कि साहब वो लोग वहाँ पे इनके पास सफिशिएंट मैन पावर है कि नहीं। दूसरा क्या है कि जो अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ओपन स्काईज और ओपन पॉलिसीज़ हैं, और उन कंट्रीज में कुछ मोनोपोलीज भी हैं। जैसे पावर सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, एक शहर में तो एक ही है ना, कोई मतलब वहाँ पे तो 4 हैं नहीं। तो मोनोपोलीज जहाँ पे हैं भी वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि आपको पब्लिक को लूटने का लाइसेंस दे दिया है। सही बात। भाई अब आप अचानक से कहने लगे कि साहब हर कॉल के 100 रुपये दोगे तो करोगे कॉल, नहीं तो नहीं करोगे। तो हमारे यहाँ वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये जो इंडिगो का एक्सपीरियंस है, इससे हमारा एक इसे कहते हैं ना, एक वार्निंग हमें देश को मिली है कि भाई खाली इसी सेक्टर में नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इस तरह की मोनोपोली या डुओपोली है। और सेक्टर्स में वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बात ये कि एक तो मर्जर एंड एक्विजिशन का मार्केट हो गया है। दूसरा क्या है कि हमारी कोई मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अब नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम का है। बस अंतर्राष्ट्रीय देशों में क्या है कि आप ये देखिए, जो खासतौर पे यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ 2 बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो आदमी के इंटरेस्ट को
आम आदमी के बचाते इंटरेस्ट को हैं। प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो वहाँ पे जो कंज्यूमर राइट्स ग्रुप है वो बहुत पावरफुल हैं। तो जैसे अभी ये बार-बार आपने, ये पहली बार नहीं कि फेयर 10,000 से 20,000 हुआ, 50,000 हुआ। कई बार आपने देखा होगा ये पीक सीज़न होता है, त्योहारों का सीज़न होता है, तब भी वो स्थिति आ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति पहले होती तो वो कंज्यूमर राइट्स ग्रुप जो है उनके खिलाफ कोर्ट में चले गए होते और कोर्टों से उन्हें जल्दी डिसीजन भी मिल जाता। हमारे यहाँ तो आप कोर्टों में फैसला डाल दीजिए तो अभी 10 साल तक इंतजार करिए। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो उनकी एंटी ट्रस्ट लॉज है, दे आर वेरी पावरफुल। मतलब बोइंग एयरबस माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के सीईओज को बुला के वो कॉन्स्टेंटली जो है सवाल जवाब करते हैं। समझाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमें एक तरह से फ्लेजलिंग इकोनॉमी है, ये नई चीज़ों का तजुर्बा हो रहा है, तो कुछ तो अभी हमें सीखना है और कुछ जानबूझ के हो सकता है कि हम अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा।